हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद माय नेक्स्ट लेक्चर। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था, हमने इसको यहाँ पे छोड़ा था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे। एक बार मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ हमने लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था। अगर आपको स्किप करना है तो आप ये पार्ट स्किप कर सकते हो, इट्स नॉट दैट मच ऑफ एन इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अब मैं लास्ट वीडियो में वो समझा चुकी हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि यूटिलिटी होती क्या है। इट इज बेसिकली अ सैटिस्फैक्शन जो हमें एक गुड कंज्यूम करने से मिलती है। इट इज अ वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कम्युनिटी, ये होती है हमारी यूटिलिटी। देन हमने पढ़ा था कि देयर आर टू थिंग्स, मतलब हम दो तरीके से अपनी सेटिस्फैक्शन को मेजर कर सकते हैं। एक होता है कार्डिनल अप्रोच, एक होता है ऑर्डिनल मेजरमेंट। कार्डिनल मेजरमेंट एंड ऑर्डिनल मेजरमेंट। कार्डिनल मेजरमेंट मार्शल ने दिया था, ऑर्डिनल मेजरमेंट हिग्स ने दिया था। कार्डिनल मेजर में हम यूटिलिटी को रैंक करते, हम यूटिलिटी को नंबर्स असाइन करते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5। जो हिग्स अप्रोच है उसमें हम यूटिलिटी को नंबर से साइन नहीं करते, हम उसको रैंक करते हैं एज अ हाई और लो। जैसे मुझे पिज्जा खाना मैगी खाने से ज्यादा पसंद है, सो मैंने इसको रैंक किया। अब इसको, ये जो अप्रोच है ये हिग्स ने दिया था और इसको ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच बोलते हैं। ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच जो है ये हमारा इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस देती है, और जो कार्डिनल अप्रोच है ये हमारा देती है यूटिलिटी एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। देन हमने जो नेक्स्ट चीज पढ़ी थी वो हमने पढ़ा था कि टोटल यूटिलिटी क्या होता है और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। टोटल यूटिलिटी होता है जब हम सारे के सारे गुड्स कंज्यूम करते हैं, जब हम एक गुड के बहुत सारे यूनिट्स कंज्यूम करते हैं और उन सबकी यूटिलिटी को हम सम करते हैं। सो दैट इज व्हाट इज नोन एज टोटल यूटिलिटी। इट इज द सम ऑफ टोटल ऑफ द यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स। अब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो क्या होती है? इट इज द एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड ऑन द अकाउंट ऑफ अ कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। यानी कि जब हम एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करते हैं उस पे हमारी कितनी यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है, वो हमारी होती है मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे फिर मैंने आपको एक एग्जांपल लेके बताया था, आपका लेस का एग्जांपल। तो इसमें हमने ये पढ़ा था कि जब आप ज्यादा से ज्यादा, आपको कोई बार बार लेस देता रहेगा तो एक पॉइंट आपका ऐसा आएगा जब आपको लगेगा प्लीज मेरे मुंह में मत ठूसो यार, अब मैं थक गया हूं खाते खाते। सो दैट इज वेयर आपकी यूटिलिटी कम होने लग जाएगी, आपकी यूटिलिटी नेगेटिव में चली जाएगी। तो ये पॉइंट तब आता है जब आप बहुत ज्यादा यूनिट कंज्यूम कर चुके होते हो। सो इसमें हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पढ़ी थी और वो ये था कि जो हमारी टोटल यूटिलिटी है इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली। देखो इधर देखो, मेरा लेफ्ट हैंड और ये मेरा राइट हैंड, ये ग्राफिकली और ये टैबुलर फॉर्म में। जो हमारी टोटल यूटिलिटी है, जैसे जैसे हम एक क्वांटिटी कंज्यूम करते हैं, जैसे ये हमारी क्वांटिटी, हम एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी ले रखी है ना हमने क्वांटिटी, तो जैसे जैसे हम क्वांटिटी ज्यादा करते जाएंगे तो हमारी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती जाएगी। लेकिन हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कंटिन्यूसली डिक्लाइन हो रही है, क्योंकि हमें जो सेटिस्फैक्शन फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करने पे मिलेगी ना, उससे कम सेटिस्फैक्शन सेकंड यूनिट कंज्यूम करने पे मिलेगी। आप इसको प्रैक्टिकल लाइफ से भी देख सकते हो। देन देयर इज थर्ड सेटिस्फैक्शन, देन देयर इज थर्ड थिंग, अगर आपने 3 यूनिट्स कंज्यूम किया तो आपको और कम सेटिस्फैक्शन मिलेगी, जिसकी वजह से आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है इट कीप्स ऑन डिक्लाइनिंग। सो इसमें हमने एक और बात अज्यूम की थी, ऑब्जर्व की थी कि जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है इट कैन बी 0 और नेगेटिव, लेकिन जो हमारी टोटल यूटिलिटी है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। जैसे अभी आप देख सकते हैं कि हमारी टोटल यूटिलिटी इधर इंक्रीज हो रही है कंटिन्यूसली, 0 8 14 18 20 20 18 एट टिल 5 यूनिट्स हमारी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है। लेकिन 5 यूनिट्स पे जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो चुकी है, उसके बाद क्या सीन आ रहा है? देखो उसके बाद हमारी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है, यानी कि हमारी टोटल यूटिलिटी भी डिक्रीज होनी शुरू हो गई। सो इससे हमारी कुछ ऑब्जर्वेशंस आई थी, वो ये थी कि जो टोटल यूटिलिटी है इट इज द सम ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटी। देन एक थी कि जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगी, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी विल बी 0 टोटल यूटिलिटी विल बी मैक्सिमम। ये हमारी सेकेंड ऑब्जर्वेशन थी। थर्ड ऑब्जर्वेशन थी, जब तक हमारी मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है तब तक हमारी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती रहेगी। आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, 8 6 4 2 0, यहां तक हमारी मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है, तो जो हमारी टोटल यूटिलिटी है इट इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली। लेकिन जैसे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हुई, आप ये ग्राफ से भी देख सकते हो और टेबल से भी देख सकते हैं, जैसे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हुई हमारी टोटल यूटिलिटी भी डिक्रीज होनी शुरू हो गई। ये ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन और ये टैबुलर। जैसे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 0 से -2 हुई, वैसे हमारी टोटल यूटिलिटी 20 से 18 हो गई। तो ये हमारी कुछ ऑब्जर्वेशंस थी। देन देयर इज वन मोर ऑब्जर्वेशन एंड दैट इज TU इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है।
जो टोटल यूटिलिटी है वो हमेशा इंक्रीज होगी एट अ डिक्रीजिंग रेट। ऐसा क्यों? क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा डिक्लाइन होती रहती है। तो दिस वाज व्हाट वी स्टडीड। उसके बाद हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा था, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि व्हाट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और इसके बेसिक असम्पशंस क्या है। इट स्टेट्स दैट एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी आर कंज्यूम, मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट मस्ट डिक्लाइन। जैसे जैसे हम ज्यादा से ज्यादा कमोडिटी कंज्यूम करते रहेंगे, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जो है हमें मिलती है जो उस एडिशनल यूनिट से, एडिशनल यूनिट के कंजम्पशन जो हमें मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी, इट मस्ट डिक्लाइन, वो डिक्लाइन होनी ही चाहिए। अब इसके हमारे दो असम्पशंस थे। पहला असम्पशन ये था ओनली स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ कमोडिटी आर कंज्यूम, हमेशा स्टैंडर्ड यूनिट कंज्यूम होंगी, जैसे 1 कप ऑफ कॉफी, नॉट अ स्पून ऑफ कॉफी। देन कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटीज कंटिन्यूस, हम लगातार कमोडिटीज को कंज्यूम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम एक आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, एक परसों कर रहे हैं ना, हम सारे के सारे कमोडिटीज को कंटिन्यूस टाइम पे कंज्यूम कर रहे हैं। तो इस वीडियो का हमारा लेक्चर मटेरियल जो है हम उसको स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आ जाइए। इस वीडियो में मैं आपको ये पढ़ाऊंगी कि ये जो यूटिलिटी एनालिसिस है ये हमें कैसे हेल्प करता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अचीव करने में। अब देखो, सबसे पहले पढ़ाने के लिए मैंने आपको यूटिलिटी तो बता दी, तो मेरे को ये भी बताना पड़ेगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बेसिकली होता क्या है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड विद दैट थिंग। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तब आता है जब एक कंज्यूमर की इनकम और उसका मार्केट प्राइस, जो भी गुड्स को खरीदना है उसका मार्केट प्राइस गिवन होता है मार्केट में, और उसके बाद वो उस इनकम को उन गुड्स पे ऐसे खर्च करता है कि उसकी सैटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज जाते हैं। थोड़ा ज्यादा थ्योरी हो गया, मैं आपको ये लिख के समझाती हूँ। मान लो आपके पास 100 रुपीज है, ठीक है। अब ये 100 रुपीज आपकी गिवन इनकम है। इसके बाद अगर आपकी मम्मा ने आपको बोला आपको आप कोई भी इन 100 रुपीज आपके पॉकेट में नहीं है, आप इसको कहीं भी खर्च कर सकते हो, तो वो आपसे नहीं पूछेंगे आपने कहाँ खर्च किया। उसके बाद अब आपको ना हर चीज की मार्केट प्राइसेस गिवन है, ठीक है। मान लो हमारे पास 2 गुड्स हैं जिसपे आप ये 100 रुपीज लगाना चाहते हैं। एक तो आपको मार्केट में एक बहुत ही अच्छी बुक आई है, दैट इज अ कॉमिक बुक एंड यू वांट दैट, वो आपकी आ जाएगी 80 रुपीज की, आपको गिवन है। अब देन आपके पास 20 रुपीज बचे हैं, ये आपको पता है आपके पास 20 रुपीज बचे। अब जो आपकी नेक्स्ट थिंग है वो आपको लेज खाने हैं, तो वो आपके 10 रुपए के हैं। तो आप इन 100 रुपीज को इन चीजों पे, ये आपकी बुक हो गई और ये आपके लेज हो गए, आप इन चीजों पे कैसे खर्च करोगे कि आपकी सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज हो जाए? कैसे करोगे? आप एक बुक ले लोगे 80 की और आप 2 लेज ले लोगे 20 के, तो आपके 100 रुपीज खर्च हो गए और इस पॉइंट पे आपकी सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज हो गई। मतलब ये आपका इनर थिंग है कि हाँ मेरी सेटिस्फैक्शन इधर मैक्सिमाइज हो रही है। सो दिस इज व्हाट इज नोन एज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अ कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन गिवन हिज इनकम एंड मार्केट प्राइसेस ही प्लान्स हिज एक्सपेंडिचर इन सच अ मैनर दैट ही मैक्सिमाइजेस हिज टोटल सेटिस्फैक्शन। वो अपने एक्सपेंडिचर को इस तरह से प्लान करता है चीजों पे कि वो अपनी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज कर सके, इसको बोलते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। सो अब हम ये देखेंगे कि यूटिलिटी जो है वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से कैसे रिलेट की जाए। जो हमारी यूटिलिटी एनालिसिस है वो हमें कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यानी कि कंज्यूमर की हाईएस्ट पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन अचीव करने के लिए कैसे हेल्प करती है। अब देखो, जब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अचीव करना चाहते हैं तो इसके लिए हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हमें ध्यान में रखना होता है वो होता है मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट। क्या होता है मार्जिनल यूटिलिटी? Additional utility derived from the consumption of an additional unit of a good. So जो मार्जिन, इसमें हम ना 2 केसेस पढ़ेंगे। अब देखो, आपका सबसे पहला क्वेश्चन, जब आपको एज अ कंज्यूमर आपको कुछ, अभी तो मैंने 100 का बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दिया था। एज अ कंज्यूमर आपके पास सबसे पहले दिमाग में क्या क्वेश्चन आएगा अगर आपको अपना इक्विलिब्रियम मैक्सिमाइज करना है तो, कि मैं कौन सी कॉमोडिटी कितनी क्वांटिटी में खरीदूं। हाउ मच ऑफ अ कॉमोडिटी शुड बी परचेज्ड, मतलब कि अगर आपको एक बुक, आपको लेस खरीदना है तो कितने खरीदे। अगर आपकी मम्मा है वो आपके किचन के लिए कितना सारा सामान खरीदती है, आपके पापा अगर घर में काम करते हैं तो आपके पापा किचन के लिए कितनी सारी चीजें खरीदते हैं, तो उसके लिए वो देखते हैं कि मैं अपनी इतने रुपए में ये खरीद लेता हूँ, इतने रुपए में ये खरीद लेता हूँ, इतने रुपए में ये खरीद लेता हूँ, अगर मैं ये सब खरीदूंगा मेरी सारी जरूरतें तो पूरी हो जाएंगी और मेरा सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो सबसे पहले उनके दिमाग में क्या चीज आती है कि मैं कितनी खरीदूं वो चीज,
मतलब कि अगर मान लो मेरे को घर के लिए चीनी चाहिए तो मैं वो चीनी कितनी खरीदूं, हाउ मच ऑफ अ क्वांटिटी शुड आई बाय। देन अगर मान लो आपको आज बेसन खरीदना है, या आपको रिफाइंड फ्लोर खरीदना है, आपको मैदा खरीदना है, तो आप सबसे पहले आपके दिमाग में ये आएगा ना कि मैं कितनी कॉमोडिटी परचेज करूं। तो इसके लिए हमारी दो चीजें हैं, गिवन हिज इनकम एंड मार्केट प्राइस। तो इसके लिए हमारी दो चीजें हैं, एक है व्हेन वन कॉमोडिटी इज कंज्यूम्ड, व्हेन टू कॉमोडिटी। अभी हम ना माइक्रो लेवल पे बात कर रहे हैं और अभी आपके लिए बिगनर्स इकोनॉमिक्स है, तो हम लोग अभी ना टॉपिक्स को इजी रखेंगे। उसके लिए अभी सिर्फ हम दो केसेस लेंगे, जब आप 1 यूनिट कंज्यूम कर रहे हो ओनली एक्स, जब आप 2 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हो दैट इज एक्स एंड वाई। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द केस ऑफ 1 यूनिट और द वन कॉमोडिटी दैट विच इज कंज्यूम। जब आप एक कॉमोडिटी मान लो मार्केट में परचेज करने गए, तो आप क्या सोचोगे कि वो जो एक कॉमोडिटी मैं खरीद रहा हूं उसके बारे में आपके मन में 3 क्वेश्चंस आएंगे कि उसकी प्राइस कितनी है। मान लो आपको 2 रुपए की टॉफी खरीदनी है, आपके पास 10 रुपए है। मान लो आपके पास 10 रुपए और आपको टॉफीज खरीदनी है, तो वो सबसे पहले दिमाग में आपको ये आएगा ना उसकी प्राइस कितनी है, जिससे आपको ये पता चल सके आप वो कितनी खरीद सकते हो। आप शॉपकीपर आपको बोलता है कि आपके पास 10 रुपए है, शॉपकीपर ने आपको बोला कि 5 रुपए की एक है, तो आप सिर्फ 2 खरीद पाओगे। लेकिन अगर शॉपकीपर ने आपको बोला कि 2 रुपए की एक है तो आप 5 खरीद पाओगे। तो यानी कि जो आपकी प्राइस है उससे आपका बहुत ज्यादा जरूरत है आपको। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी क्या है, दैट इज पीएक्स। उसके बाद आपके दिमाग में क्या आएगा कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ कॉमोडिटी क्या है। अगर आप 2 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हो तो उससे आपको कितनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है, सॉरी जब आप 1 से 2 यूनिट पे जा रहे हो तो एक एडिशनल यूनिट से आपको कितनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है। और जो अगली थिंग है, जो अगली चीज है, वो आपके दिमाग में ये आएगी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या है। ये आपका नया कॉन्सेप्ट है, आई होप आप समझ पाओगे जब मैं आपको समझाऊंगी। व्हाट इज बेसिकली मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी होता है वर्थ ऑफ अ रुपी। यानी कि मान लो 1 रुपए है, 1 रुपए में अगर आप इसको पैसों के बारे में बात करें तो 1 रुपए मतलब 1 ही रुपए। लेकिन अब आप इस 1 रुपए को बात करोगे यूटिलिटी के बारे में, मतलब कि 1 रुपए जो है वो आपको कितनी सेटिस्फैक्शन देते हैं। अगर आप वो 1 रुपए किसी भी चीज पे खर्च करोगे तो आपको सेटिस्फैक्शन कितनी मिलेगी, विच दैट इज नोन एज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मान लो कि अगर आप 1 रुपए टॉफी के लिए दोगे, 1 रुपए चॉकलेट के लिए दोगे, 1 रुपए किसी कंचे के लिए दोगे, या 1 रुपए में आप कोई ताजमहल खरीद रहे हो, तो वो 1 रुपए देने के बाद आपको उस 1 रुपए से सेटिस्फैक्शन जितनी मिलेगी वो आपकी डिटरमाइन करेगी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। इट इज अ वर्थ ऑफ रुपी टू अ कंज्यूमर। जैसे मान लो कि अगर 1 रुपए जो है वो 2 चीजें खरीद सकता है, 100 ग्राम ऑफ शुगर या 500 ग्राम ऑफ कॉफी, तो इस 1 रुपए से आप ये 600 ग्राम चीजें खरीद सकते हो, 100 ग्राम शुगर, 500 ग्राम ऑफ कॉफी। अब ये दोनों चीजें खरीदने के बाद आपको 4 यूटिल्स जो है आपको वो मिल रही है, यूटिलिटी मिल रही है। यानी कि आपकी टोटल यूटिलिटी जो डिराइव हो रही है 1 रुपए से वो है 4 यूटिल। तो इसका मतलब ये हो गया जो आपकी MUM यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो 4 यूटिल्स है। जो हाँ, तो जो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी होता है वो हमारा मेजरिंग रॉड बन जाता है, क्योंकि हम उस MUM के बेसिस पे ये देखते हैं कि जो चीज हमें मिल रही है, जो चीज हम खरीद रहे हैं, उसका मनी वैल्यू क्या है और उसका वो वैल्यू क्या है, मतलब उस कॉमोडिटी का प्राइस वैल्यू क्या है। अब देखो मैं आपको ये आगे समझाती हूँ, आपको मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी तो समझ आ गया होगा। अब देखो जैसे मैं एग्जांपल लेके समझाती हूँ, इधर हमारे पास एग्जांपल है कि जो आपका MUM है वो है 4 यूटिल्स। इसका मतलब यह है कि जब आप 1 रुपए खर्च करोगे तो आपको 4 यूटिल्स वो मिलेगी, सेटिस्फैक्शन मिलेगी। देन आपका प्राइस है, प्राइस है आपका ₹4 पर यूनिट। आप जो भी एक्स हियर इज द गुड कंज्यूम, जो भी आप एक्स कंज्यूम करोगे उसका ₹4 पर यूनिट। 1 यूनिट जो है वो 4 रुपए की है। अब उन्होंने मार्जिनल यूटिलिटी शेड्यूल दिया हुआ है, देखो QX is the quantity consumed of X, तो 1 2 3 4 5 6। देन मार्जिनल यूटिलिटी शेड्यूल दिया हुआ है जहां पे जो ये मार्जिनल यूटिलिटी है वो यूटिल्स में डिफाइन की गई है। तो ये आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रही है, जैसे मैंने आपको बताया था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ेगी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती चली जाएगी। उसके बाद क्या होगा, आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है, अब आपको ये निकालने के लिए कि आपको कितनी क्वांटिटी परचेज करनी है, उसके लिए आपको मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी पे कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कैसे निकलती है, देखो
4 यूटिल्स जो था वो 1 रुपीज के बराबर था। अब हमारे पास 4 तो है नहीं, 20 यूटिल्स है, तो यूनिटरी मेथड से 20 इंटू 1/4 कितना आया 5। तो जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो आई 5। सिमिलरली जब आपको 2 यूनिट कंज्यूम करने से 18 की यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है, तो 4 यूटिल से 1 मिल रही है, 18 से कितनी मिलेगी 18/4 4.5। ऐसे ही मैंने हर एक कॉमोडिटी की मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी लिख कर रखी है। अब देखो, अब आपके पास जो क्वेश्चन आता है, आपका सबसे बड़ा सवाल जो खड़ा होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए, वो ये होता है हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ एक्स कंज्यूमर विल परचेज टू बी इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब ना इसके 2 मेथड में आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो आपने एमयूएम निकाल लिया। अब देखो, क्या वो फर्स्ट यूनिट पे रुक जाएगा, मतलब वो सिर्फ एक खरीद के अपने घर जाएगा? विल ही बाय फर्स्ट यूनिट ऑफ एक्स? यस। ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, उसको जो मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है वो उसको 20 मिल रही है। उसको मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कितना मिल रहा है, मतलब कि जब वो पैसे पे कर रहा है उसके बाद उसको उससे कितनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है, मनी सेटिस्फैक्शन कितनी है, उसकी वर्थ कितनी है रुपए की? 5 रुपीज है, 5 यूटिल्स है। अब देखो क्या हो गया, उसको 5 वर्थ मिल रही है और वो प्राइस कितना पे कर रहा है 1 के लिए? सिर्फ 4 कर रहा है, क्योंकि गिवन था 4 पर यूनिट। अब उसको सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिल रही है और वो पे कम कर रहा है, यानी कि MUM इज ग्रेटर देन PX, तो यानी कि वो लेगा ही लेगा, क्योंकि उसको तो सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिल गई ना। अब जो हमारा अगला सवाल खड़ा होता है वो है कि क्या वो सेकंड यूनिट पे रुकेगा कि नहीं रुकेगा? बिल्कुल रुकेगा सेकंड यूनिट पे। क्यों रुकेगा? देखो, जब वो 2 यूनिट कंज्यूम कर रहा है तो उसको 18 की MUX मिल रही है, यानी कि उसको 18 यूनिट्स ऑफ यूटिल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। लेकिन अब इस 18 यूटिल्स पे उसको मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या है? दैट इज 4.5। उसको 4.5 का MUM मिल रहा है, यानी कि उसको 4.5 रुपीज वर्थ सेटिस्फैक्शन मिल रही है। लेकिन वो पे कितना कर रहा है? सिर्फ 4 रुपए पे कर रहा है। अभी भी MUM ज्यादा है प्राइस से, तो वो लेगा ही लेगा, क्योंकि जितना वो पे कर रहा है उससे ज्यादा उसको सेटिस्फैक्शन मिल रही है, तो वो लेगा ही लेगा ना, वो बेवकूफ थोड़ी है जो छोड़ देगा। तो अब थर्ड पे देखो, थर्ड पे क्या वो रुकेगा? थर्ड पे क्या हो रहा है, क्योंकि MUX जो है वो 16 है, यानी कि अब वो उसको 16 की यूटिलिटी मिल रही है, लेकिन जो MUM है वो 4 है, यानी कि उसको 4 रुपीज वर्थ ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। और उसका PX क्या है? PX भी 4 है, यानी कि जब MUM इज इक्वल्स टू PX होगा, दैट इज द पॉइंट वेयर ही विल स्टॉप। ही विल स्टॉप बाइंग X व्हेन MUX इन टर्म्स ऑफ रुपीज इज इक्वल्स टू PX। अब देखो, मैंने ये एक डायग्राम के थ्रू भी समझाने की कोशिश की है। इसके बाद मैं आपको एक छोटा मेथड भी बताऊंगी ये करने का। आप ये डायग्राम समझिए, और ये डायग्राम जो है ये इस एग्जांपल पे बेस्ड नहीं है, थोड़े वैल्यू सेम हो सकते हैं बट वो बेस्ड नहीं है, कंप्लीटली डिफरेंट डायग्राम है। अब देखो, इसमें क्या हो रहा है, आपने एक प्राइस लिया, ₹4, तो आपका प्राइस कर्व कांस्टेंट बन गया। हम एक्स एक्सिस पे बनाएंगे कंजम्पशन कितनी है, क्वांटिटी कितनी है कमोडिटी एक्स की, और वाई एक्सिस पे बनाएंगे मार्जिनल यूटिलिटी हमें जो उससे मिल रही है और प्राइस कितना है। अब देखो प्राइस कितना आया, हम प्राइस गिवन था मार्केट में ₹4 पर यूनिट, तो हमने 4 पर यूनिट कर दिया। जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ेगी, नहीं चाहे कितनी भी क्वांटिटी हो, 4 पर यूनिट ही लगेगा। ठीक है, अब जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो आपने पढ़ा था हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, तो हमने MUX कर्व को डाउनवर्ड स्लोपिंग बनाया। अब देखो इस पॉइंट से ऊपर क्या हो रहा है, ये मान लो कि हम ये 8 पॉइंट ले लेते हैं, वो 4 रुपीज पे कर रहा है, लेकिन उसको इतनी मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है, तो इसका सरप्लस हो गया इतना सारा। अब मान लो हम ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, 7 है ये, मान लो इस 7 पे वो 4 रुपीज वो पे कर रहा है, लेकिन उसको रुपी वर्थ सेटिस्फैक्शन कितना मिल रहा है? 7, तो ये भी उसका कंज्यूमर सरप्लस हो गया। तो जब तक MUX इज इक्वल्स टू PX, यानी कि ये वाला पॉइंट A अचीव नहीं हो जाता, तब तक जो कंज्यूमर है वो सरप्लस में रहेगा। तो वो कब स्टॉप करेगा? इधर आके। मान लो इसके नीचे वो कुछ कंज्यूम करने की कोशिश करता है, मान लो अब वो 4 रुपीज तो वो पे कर रहा है, लेकिन अब वो कंज्यूम कर रहा है 3, सिर्फ 3 चीजें कंज्यूम कर रहा है वो, मतलब सॉरी क्वांटिटी बढ़ा दी उसने। ये देखो इस पे आपकी क्वांटिटी आप ले लो 1, ठीक है। अब मान लो उसने क्वांटिटी इतनी ज्यादा बढ़ा दी कि वो क्वांटिटी B पे आ गया, इस पे क्या होगा, वो पे तो 4 करेगा, लेकिन उसको सेटिस्फैक्शन कितनी मिलेगी? सिर्फ 3 की सेटिस्फैक्शन मिलेगी,
तो यानी कि वो इससे नीचे नहीं आएगा। सो जो ये हमारा है ये है पॉइंट ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। इस पे क्या हो रहा है, इससे ऊपर वाले पॉइंट पे सारा कंज्यूमर सरप्लस है, लेकिन इससे नीचे वो कंज्यूम करेगा तो उसका सारा कंज्यूमर सरप्लस नेगेटिव में चला जाएगा। तो ये दिस इज द पॉइंट वेयर ही स्टॉप्स बाइंग मोर कमोडिटी। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब देखो, जब हमने MUX कर्व पढ़ा था, इसके हमारे थोड़े से ऑब्जर्वेशन है जो आपके ध्यान में रखने बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड दैट इज, सबसे पहला ऑब्जर्वेशन, MUX इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। ये हमेशा ये दिखाता है कि जैसे जैसे हम x इंक्रीज करेंगे यूटिलिटी कम होती चली जाएगी। दैट इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विच इट स्टेट्स। ये हमारा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन हमारा ये है कि PX इंडिकेट्स मार्केट प्राइस ऑफ अ कमोडिटी X। जो ये PX है, ये सब ना इस ग्राफ के ऑब्जर्वेशन है। तो ये सब चीजें आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, आप बस ये देखो, आपको समझ आ जाएगा। जो MUX है वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी शो कर रहा है। जो PX है वो ये दिखा रहा है कि मार्केट में प्राइस हमेशा फिक्स्ड रहते हैं, तभी तो हमारी सीधी कर्व है। ऊपर जाएगी मतलब इंक्रीज हो रहे हैं प्राइसेस, नीचे आएगी मतलब कम हो रहे हैं। सो जो PX है वो हमेशा मार्केट हमें देगी प्राइस की, इस गुड का प्राइस इतना है, तुम्हें खरीदना है, तुम जितना खरीद लो और अपने घर जाओ बेटा। तो PX जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है और इट इज गिवन बाय द मार्केट। जो हमारी थर्ड ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि MUX पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो इन टर्म्स ऑफ मनी होंगे, कि एक की रूपी वैल्यू क्या होगी, मतलब MUM क्या होगी। अगर हम 1 रुपए दे रहे हैं तो उससे हमें यूटिलिटी कितनी मिल रही होगी। ये जो है आपका, ये डायरेक्ट रुपीज में नहीं बताता है, ये यूटिलिटी के टर्म्स में बताता है। इट शोज द प्राइस अ कंज्यूमर इज विलिंग टू पे। ये जो PX है ये प्राइस है जो उसको एक्चुअली पे करना है, लेकिन जो MUX है वो ये दिखाता है कि वो कितना प्राइस विलिंग है पे करने के लिए। ये विलिंगनेस शो करता है और ये एक्चुअल प्राइस पेड शो करता है। अब देखो, जैसे अभी मैंने आपको पढ़ाया था, जब इससे ऊपर रहेगा, इस पॉइंट से ऊपर, इस पॉइंट C से कम रहेगी क्वांटिटी, यानी कि जो 3 पॉइंट है इससे कम रहेगी क्वांटिटी, तो कंज्यूमर हमेशा सरप्लस में रहेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उसकी विलिंगनेस टू पे तो इतनी ज्यादा है, 20 इसकी AC है विलिंगनेस टू पे, और वो एक्चुअली कितना पे कर रहा है, 4। तो विलिंगनेस टू पे ज्यादा है, मतलब वो उस सेम चीज के लिए ज्यादा भी पे कर सकता है। मतलब आप समझ रहे हो, आप बाजार में पास्ता लेने गए हो, पास्ता आप घर से लेकर गए हो 100 रुपए की, मेरे को 100 रुपए का पास्ता दे दो, लेकिन आपका जो मार्केट वाला बंदा है जो आपको पास्ता देता है वो कहता है कि सिर्फ 50 रुपए का पास्ता है, तो आप 2 ले लोगे ना एक साथ, क्योंकि आपकी विलिंगनेस टू पे तो 100 थी, क्योंकि आपको लगा था 100 का, इतना टेस्टी पास्ता 100 का ही होगा। लेकिन उस प्राइस शॉपकीपर ने तो आपको शॉक कर दिया, उसने बोला कि सिर्फ 50 का है, तो आपने 2 कंज्यूम कर ली। आपने 2 क्यों कंज्यूम करी, क्योंकि उस पॉइंट 2 पे जो आपकी प्राइस थी दैट इज 100, दैट इज इक्वल्स टू आपकी विलिंगनेस टू पे। आप 100 देना चाहते थे, लेकिन आप 100 एक के लिए देना चाहते थे, आपकी विलिंगनेस ज्यादा थी। सो दिस इज व्हाट दिस लाइन रिप्रेजेंट, दिस शोज विलिंगनेस एंड PX शोज द एक्चुअल प्राइस दैट एग्जिस्ट इन द मार्केट। ये अगला ऑब्जर्वेशन है कि पॉइंट C इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, दैट इज प्राइस ही इज विलिंग टू पे इज इक्वल्स टू द प्राइस ही एक्चुअली पेज। देन द नेक्स्ट थिंग इज, जब तक MUX PX से ज्यादा रहेगा, जो कंज्यूमर है वो गेन करेगा, कंज्यूमर हमेशा सरप्लस में रहेगा। जब तक ये जो PX ये MUX है, यानी कि विलिंगनेस टू पे, जब तक एक्चुअल प्राइस पेड से ज्यादा रहेगी तब तक कंज्यूमर का गेन है। देन हमारी जो लास्ट ऑब्जर्वेशन है कि जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है तब उसकी कंज्यूमर सरप्लस मैक्सिमम होता है। जैसे जब इक्विलिब्रियम स्टेट कहाँ है, जब MUX इक्वल्स टू PX है, तब कंज्यूमर सरप्लस कितना है, ABC। सो इक्विलिब्रियम स्टेट में कंज्यूमर का सरप्लस हमेशा मैक्सिमम होता है, आप इस ट्राइंगल में देख सकते हो। सो दीज आर दी ऑब्जर्वेशंस ऑफ दिस अप्रोच। अब देखो, अब जो मैंने आपको पढ़ाया ना उसकी एक बहुत ही छोटी सी ऑल्टरनेटिव अप्रोच है। आई नो कि वो थोड़ा लेंदी था, बट वो आपके लिए समझना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने आपको समझा दिया। जब आपका एग्जाम आए तो आप ये वाले मेथड से करना, ये वाला मेथड बहुत ईजी है। देखो इसमें क्या है, अब हमने एक X को, हमारी जो कमोडिटी है वो है X, हम X खरीदने गए हैं, उसकी MUM दी हुई है, PX दिया हुआ है 4। अब ये मार्जिनल यूटिलिटी शेड्यूल दिया हुआ है। अब जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कहाँ पे आएगी, मार्जिनल यूटिलिटी तब आएगी जब विलिंगनेस टू पे एक्चुअल प्राइस के इक्वल होगी। ये हमने पढ़ा था। विलिंगनेस टू पे कितनी है, विलिंगनेस टू पे है MUM, जो वो देना चाहता है, और व्हाट ही एक्चुअली पेज,
दैट इज MUX over PX. मतलब जैसे इक्विलिब्रियम इज स्टक व्हेन रुपी वर्थ ऑफ सैटिस्फैक्शन, दैट इज MUM. अ कंज्यूमर एक्सपेक्ट्स टू गेट, जो उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगी MUM वो इक्वल होगी जो सेटिस्फैक्शन वो एक्चुअली मिलती है उसको. MUM वो सेटिस्फैक्शन है जो वो चाहता है उसको मिले, और MUX over PX वो सेटिस्फैक्शन है जो उसको एक्चुअल में मिलती है. जब ये दोनों क्वांटिटी इक्वल होगी तब हमारा इक्विलिब्रियम स्ट्राइक होगा. जैसे अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखें, हमें MUX पता नहीं है हमारा क्वेश्चन ये है कि एक प्रोड्यूसर, एक कंज्यूमर कितना कंज्यूम करे टू मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन. तो उसके लिए हमें बताना है वो 1 करे, 2 करे, 3 करे, 4 करे. तो अब देखो क्या हुआ, MUX इज इक्वल टू MUM 4 था, गिवन था 4 यूटिल, देन प्राइस 4 था, MUX इज इक्वल टू 16. ऐसा कितने पे है, 3 पे है. तो यानी कि जब वो 3 यूनिट्स कंज्यूम करेगा तो उसकी सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम होगी, यानी कि वो इक्विलिब्रियम स्ट्राइक करेगा एट 3 यूनिट्स. तो आपको समझ आ गया कैसे करना है. मैंने इसके 2-3 क्वेश्चन असाइनमेंट्स में डाले हैं, तो आप प्लीज एक बार असाइनमेंट देख लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट असाइनमेंट है. अगर आप वो कर लोगे आपकी काफी चीजें सही हो जाएंगी और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे. अब हमारी लास्ट अप्रोच है इस टॉपिक का, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, एंड दैट इज रिलेटेड टू कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम टू कमोडिटी केस. पहले वाले उसमें क्या हो रहा था, हम लोग X और Y को कंज्यूम कर रहे थे. अब इसमें क्या होगा, हम X और Y दोनों को कंज्यूम कर रहे हैं. इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है और ये बहुत छोटी सी अप्रोच है. देखो बस इतने समय खत्म होगा, उसके बाद एग्जाम्पल है बस. तो देखो जब हम पहले कर रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, MUX over PX is equals to MUM. MUM is what he expects to get. MUM is the satisfaction जो वो चाहता है उसको मिले. MUX over PX is the satisfaction जो उसको एक्चुअली मिल रही है. तो अब हम दो कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं, X और Y. तो MUX over PX is equals to MUY over PY is equals to MUM. तो ये हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी जब वो 2 यूनिट्स कंज्यूम करेगा. अब देखो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देती हूँ. इधर मैंने सारी क्वांटिटी लिखी हुई है. MUX 24 इसका प्राइस है X कमोडिटी का. देन MUY मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y इज 25 और इसका प्राइस है आपका 5. उसके बाद अब आपका क्वेश्चन ये है कि जब MUM 5 होगा तो क्या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा या नहीं होगा. तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमें ये वाली इक्वेशन डालनी है. तो व्हाट वी विल डू इज पहले MUX over PX निकालेंगे, कितना आता है 5, 4 5 20. देन MUY over PY निकालेंगे 25 over 5, दैट इज 5 5 25, और MUM भी 5 था. तो जो हमारा MUX over PX है, वो MUY over PY है और दैट इज इक्वल टू MUM. देयरफॉर कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम. तो ये आपका 2 कमोडिटी केस था. अगर आपका यहीं पे 1 कमोडिटी केस होता तो आपको मान लो कि अभी ये X नहीं दिया हुआ, आपका सिर्फ 1 कमोडिटी केस है, तो आपको बस ये चेक करना होता कि MUX over PX इज इक्वल टू MUM. ये है कि नहीं है. तो MUX over PX आपका कितना है 20/4 और MUM कितना है 5. 5 इज इक्वल्स टू 5. तो ये है इक्विलिब्रियम में. सो दैट वाज ऑल अबाउट इट. अब देखो मैंने यहाँ पे एक और एग्जांपल करने के लिए रखा है ताकि हम अभी करें और आपको समझ आ जाए. अब आप वीडियो को पॉज करके एक बार एग्जांपल कीजिए, उसके बाद जब मैं करूंगी तो उसको देखना कि वो सही है कि नहीं है. जो हमारा MUX है वो 25 है, PX 5, MUY 30, PY 5. अब हमें ये देखना है कि कंज्यूमर स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है. तो अब हमें इसको देखने के लिए क्या कंडीशन है, MUX over PX should be equals to MUY over PY. ये हमारी कंडीशन है. जो हमारा MUX है वो कितना है, दिस MUX over PX that is equals to 25/5, that is 5. अब हमारा MUY ये कितना है, मार्जिनल यूटिलिटी जो हमें Y से मिलेगी वो कितनी है 30/5, that is 6. तो MUX और MUX over PX MUY over PY के इक्वल है नहीं है. 5 इज नॉट इक्वल टू 6. देयरफॉर जो कंज्यूमर है ही इज नॉट इन इक्विलिब्रियम. सो ये हमारे 2 केसेस थे बहुत इंपॉर्टेंट. ही इज नॉट इन इक्विलिब्रियम. ये हमारे 2 बहुत इंपॉर्टेंट केसेस थे. अभी हमने 1 कमोडिटी बढ़ा, 2 कमोडिटी बढ़ा. जब हमारे पास n कमोडिटी होंगी तो हमारा सेम कंडीशन रहेगा. MU1 over P1 is equals to MU2 over P2 is equals to MU3 over P3, that is equals to MUNth over PNth, and that all should be equal to marginal utility of M of money. इसका मतलब हो गया what is his expectations, this is what he actually gets
and this is what is his expectations. So that was all in this topic. अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी. अब हमने जो पहला लॉ पढ़ा था वो था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये कहता है जब ज्यादा से ज्यादा कमोडिटी आप कंज्यूम करोगे तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती चली जाएगी. अब जो हमारा नेक्स्ट लॉ है वो ये है कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है. लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी ये कहता है कि जो कंज्यूमर के पास एक आखिरी रुपी बचा है उसको चाहे वो एक्स पे डाले, एक्स पे स्पेंड करे या वाई पे स्पेंड करे, उसको सेम यूटिलिटी मिलनी चाहिए. It states that consumer strike is equilibrium when the last rupee spent by him gives him equal marginal utility whether he spends it on good X or good Y. अब देखो इसको मैंने दो तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश किया. वन इज ग्राफिकली एंड वन इज इन टैबुलर रिप्रेजेंटेशन. पहले एक बार टैबुलर रिप्रेजेंटेशन पढ़ लेता है तो उसके बाद आपको ग्राफिकली बहुत इजीली समझ आ जाएगा. देखो अब हमारी जो कमोडिटी एक्स है वो पहले 1 2 3 4 5 वो 5 यूनिट्स तक कंज्यूम कर रहा है. मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स दिया, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई दिया. ये सिर्फ एक्स ही नहीं है, वाई की भी है. अब देखो हमारा जो इक्विलिब्रियम कंडीशन हम लोग ने इस एग्जाम्पल पर्टिकुलरली सिर्फ इस एग्जाम्पल के लिए हमने अज्यूम किया है कि हमारा जो पी एक्स है वो पी वाई के इक्वल है एंड दैट, और ये जो दोनों प्राइसेस हैं ये 1 है. मतलब आप एक्स भी 1 में खरीद सकते हो रुपी 1 में. और ये हमने किया है ताकि आपका एक बार के लिए एक्सप्लेनेशन के लिए ये बहुत इजी हो जाए. तो आपकी जो ये है ये आपकी टू कमोडिटी केस की इक्विलिब्रियम कंडीशन है. अब पी एक्स 1 है, पी वाई 1 है, तो आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन ये आ गई. एम यू एक्स इक्वल्स टू एम यू वाई इक्वल्स टू एम यू एम. अब देखो क्या हो रहा है. अब मान लो कि आपने ये आपका यूटिलिटी शेड्यूल है. आप मान लो आपने अपने छोटे भाई बहन को 6 रुपए दिए. आपने उसको बोला कि तू ये 6 रुपए लेके जा, तुझे एक्स और वाई खरीदने हैं और तू इससे सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज करके ला. थोड़ा वेग साउंड कर रहा है नो, वो अभी बताती हूँ आगे, लेकिन पहले अभी आप देखो. मान लो कि आपने 6 रुपए दिए और आपने उसको बोला कि अपनी सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज कर ले. तो अब वो क्या करेगा, वो फर्स्ट रुपी जो है वो वाई पे स्पेंड करेगा क्योंकि उसको 30 ज्यादा मिल रहा है. तो वो 30 यूटिलिटी कंज्यूम, उसको 30 यूटिलिटी मिल जाएगी पहला रुपी इधर देने की वजह से. उसके बाद वो सेकंड रुपी फिर वाई पे करेगा क्योंकि उसको 26 उसको वाई में फायदा दिख रहा है. तो जब वो 2 यूनिट्स कर लेगा तो उसको 26 मिलेगी. अब क्या, अब वो देखेगा उसका थर्ड यूनिट सेम है तो वो इन पे नहीं करेगा. वो थर्ड यूनिट अपना जो मतलब कि जो वो अपना तीसरे रुपए है, मतलब अगर 6 रुपए 1 2 3 4 5 6 वो 1 रुपए कर चुका, एक और रुपए कर चुका. अब उसको एक और रुपए स्पेंड करना है तो वो एक्स पे करेगा तो उसको 25 मिल जाएगा. अब 2 ऑप्शन है ना उसके पास, वो इस पे करके 15 ले ले या इस पे करके 25 ले ले, तो वो 25 लेगा. ऑब्वियसली आपका भाई स्मार्ट होगा. फिर उसके बाद जब वो 4th रुपी करेगा, ये भी हमने कर लिया, जब वो 4th रुपी है वो फिर से देखेगा, फिर उसको एक्स में फायदा दिखेगा, फिर वो एक्स पे करेगा. अब जो 5th रुपी है, 5th रुपी में वो अगर एक्स पे करे चाहे वाई पे करे उसको सेम सेटिस्फैक्शन मिल रही है, सेम यूटिलिटी मिल रही है, दैट इज 15, तो वो किसी पे भी करेगा. उसके बाद उसका जो 6th रुपी है, लास्ट रुपी जो बचा है, उसको करने के लिए भी वो किसी पे भी करेगा जो उसको इधर नहीं किया होगा. तो जो उसकी टोटल यूटिलिटी है इस केस में 131 आ जाएगी. दिस इज द पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन. ये उसकी मैक्सिमम यूटिलिटी होगी 131. इसके अलावा आप कोई भी कॉम्बिनेशन बना के देख लो, आप यूटिलिटी अचीव, इससे ज्यादा यूटिलिटी आप अचीव कर ही नहीं पाओगे. सो दिस इज व्हाट द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी स्टेज, कि जब आप लास्ट रुपी को स्पेंड करो, चाहे वो आप एक्स पे करो या वाई पे करो, वो इक्वल सेटिस्फैक्शन देगा आपको. जैसे अभी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. अब आपका यहाँ से आप देखो ये एक्स है, ये कॉमोडिटी एक्स है, ये कॉमोडिटी वाई है. एक बार के लिए हमने ना इस ग्राफ को मिरर इमेज बनाया है वाई को. अगर हम वाई को बनाएंगे वो भी ऐसे ही बनेगा. तो एम यू एक्स, हम इधर हमें वाई एक्सिस पे हम एम यू एक्स मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स ले रहे हैं और इस वाली वाई एक्सिस पे हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई ले रहे हैं. मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है तो हमने इसको ये लिया. थोड़ी सी इमेजिनेशन यूज करो, हम मिरर इमेज ले रहे हैं तो एम यू वाई ऐसे होगा. तो ये जो क्वांटिटी है जब एम यू एक्स इज इक्वल्स टू एम यू वाई है, इस ये लिखा, इस क्वांटिटी पे हमारी सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज हो रही होगी. दिस इज द पॉइंट विच अचीव्स द इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी. इस पॉइंट पे हमारा जो पॉइंट क्यू है, इस पे हमारा
सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज हो रहा होगा और दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम. सो दिस वाज ऑल अबाउट द इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी. अब हमारे फाइनली द लास्ट थिंग, उसके बाद आपको आराम करना चाहिए और ये सारी चीज़ों को थोड़ा वापस रिवाइज करना चाहिए. इसके बाद मैंने एक असाइनमेंट अपलोड किया है, प्लीज़ वो ज़रूर देखना. अगर आप असाइनमेंट करते हो तो आपके डाउट्स एकदम क्लियर हो जाएंगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे. अगर आपको कुछ समझ ना आए तो प्लीज़ वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, या आपको किसी का सोल्यूशन चाहिए हो या एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो मैं ज़रूर बताऊंगी. अब बस ये जो लास्ट चीज़ है वो मैं पढ़ा देती हूँ. सबसे पहले है कि हमारे अजम्पशंस क्या थे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के, अजम्पशंस और कंडीशंस. तो हमारा जो पहला अजम्पशन था जब हमने यूटिलिटी एनालिसिस किया, तो हमारा पहला अजम्पशन ये था कि जो यूटिलिटी है हम उसको कार्डिनल नंबर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. यूटिलिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन कार्डिनल नंबर्स. हमारा जो सेकेंड अजम्पशन था वो ये हमारा कंडीशन था कि MUM हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा, यानी कि जो हमें रुपीज से मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगी. देन हमारा थर्ड असम्पशन था कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होल्ड्स गुड, यानी कि जब भी हम ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी कंज्यूम करेंगे ना तब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कम ही होगी. ये हमने अज्यूम किया था. मतलब ऐसा कोई केस हो सकता है जिसमें ऐसा ना हो, लेकिन अभी हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को एकदम इंटैक्ट किया है. हमें एकदम कि इट होल्ड्स गुड, इट विल होल्ड 100%. देन हमारा फोर्थ असम्पशन था कि जो कंज्यूमर है वो हमेशा रैशनली बिहेव करेगा. ही विल ऑलवेज एम एट मैक्सिमाइजिंग हिज सेटिस्फैक्शन. ऐसा नहीं है कि कंज्यूमर कभी सोचेगा कि चलो आज रहने देता हूँ, आज मेरा मन नहीं है अपनी सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज करने का. ऐसा नहीं होगा. हमेशा ही विल बी रैशनल एंड ही विल ऑलवेज मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन. अब जो हमने यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ी, अब ना आपका थोड़ा दिमाग चकरा जाएगा जो मैं बोलने वाली हूँ वो सुन के, क्योंकि वो ऐसी बात है जिसपे आपको लगेगा कि मैंने पढ़ा ही क्यों, लेकिन पढ़ना तो जरूरी है. जो हमने यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ी इसकी एक मेजर असम्पशन, एक मेजर लिमिटेशन है. लिमिटेशन मतलब इसमें एक नेगेटिव चीज है, और वो क्या है, वो इसकी सबसे पहली असम्पशन है. हमने ये अज्यूम किया था कि जो यूटिलिटी है हम उसको नंबर्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं, नंबर्स में हम उनको लिख सकते हैं, कार्डिनल नंबर्स में. लेकिन क्या ये पॉसिबल है? आप कभी अपने घर पे आके अपनी मम्मा से कहते हो आज मैंने चार सेटिस्फैक्शन का पिज्जा खाया, आज मैंने 5 सेटिस्फैक्शन के लेज खाए. ऐसा पॉसिबल है? क्या हम अपनी यूटिलिटी को कार्डिनल नंबर्स में अज्यूम करते हैं? नहीं करते ना. तो दैट इज द हमारी जो फर्स्ट असम्पशन है वही हमारी लिमिटेशन है. ये हमारी सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि यूटिलिटी को कार्डिनल नंबर्स में कर ही नहीं सकते. तो ये पूरी अप्रोच वेस्ट है. हम क्यों ये मार्शल की अप्रोच फॉलो करते हैं? जब हिग्स ने ये बात बोली तो उसने एक अपनी अप्रोच दी जिसको हम कहते हैं इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस. उसमें क्या होगा, जो हिग्स है हमारा इकोनॉमिस्ट, वो यूटिलिटी को कार्डिनल नंबर्स में असाइन नहीं करेगा, रैंक करेगा उन्हें कि मुझे इस चीज को खाने से उस चीज, मतलब अगर हमने एक्स खाया तो मुझे एक्स खाने से वाई से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रही है. सो दैट इज बेस्ड ऑन ordinal measurement of utility. It is given by Higgs and it will be our point of discussion of the next topic, next video. So thank you for watching guys.